मल्लिकार्जुन खड़गे, अब विपक्ष की तरफ से ये मांग उठ रही है लगातार कि अब न्यायिक जांच भी की जाए। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह हादसा टल सकता था, क्या कोई टेक्निकल डिफिकल्टी इसमें थी, क्या ठीक तरीके से जांच नहीं की गई थी। आखिरकार गलती किसकी है इसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि जो कैप्टन है इस फ्लाइट के 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा 8000 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स जिसे कहते हैं वो पार कर चुके थे, यानी काफी सीनियर इस तरीके के ये पायलट माने जाते थे और रिटायरमेंट की तरफ पहुंचे हुए थे। अब इसके बाद फ्लाई नहीं करेंगे ये मानकर चल रहे थे और उसके बाद अचानक ये हादसा होता है, वो भी 30 सेकंड के बाद। इसकी भी जांच होनी चाहिए, विपक्ष की मांग। हमारे साथ अतुल तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिव्येश सिंह सिविल अस्पताल से जुड़ चुके हैं। अतुल तिवारी इस वक्त अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर है और उसके साथ साथ अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जानकारी क्या है इसको लेकर, क्योंकि आज काफी अहम बैठकें वहां पर एयरपोर्ट पर हुई है। उसमें डीजीसीए के अधिकारी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी, डीजीपी गुजरात और बाकी लोग भी, सिविल एविएशन मंत्री भी वहां पर शामिल थे। क्या जानकारी निकल पाई है, क्या ब्लैक बॉक्स ढूंढने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 घंटे का दौरा रहा है, तो उसमें से पिछला जो 45 मिनट रहा है उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बिताया है और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अलग-अलग जो एजेंसीज़ हैं उनके अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इसमें सबसे अहम अगर मुलाकात की बात की जाए तो एनडीआरएफ के चीफ के साथ भी उन्होंने बैठक की है। इसके साथ ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के साथ भी उन्होंने एक बैठक की है। गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये सारे बैठक के जो दौर हैं वो 45 मिनट के दौरान चलते रहे हैं और सीधे तौर पे ब्लैक बॉक्स अभी तक जिस प्रकार से नहीं मिल पाया है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि जो टेल है वो बिल्डिंग के जो मैस इलाका है वहाँ पे ही अटका, जो उसकी टेल है वो वहीं पे अटकी हुई है, तो उसमें से ब्लैक बॉक्स की बरामद की हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक जो एआई है उसके तरफ से कोई भी आधिकारिक ये बयान नहीं आया है कि ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो चुकी है। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक कुछ भी इस बात पर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से कल आग लगी थी तो जो आगे के हिस्से में एक ब्लैक बॉक्स का हिस्सा रहता है वो किस प्रकार से मिल पाएगा ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था उसमें प्लेन का जो आगे का हिस्सा जो कि टूटकर आगे की तरफ घसीटते हुए चला गया था उसके पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं, उसमें से लगभग कुछ भी हासिल कर पाना मुश्किल है। ऐसे में लगातार कल से जो अलग अलग एजेंसीज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और अभी भी एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां वहां पे मौजूद हैं और साथ ही में एयर इंडिया की तरफ से भी ब्लैक बॉक्स जो है उसको ढूंढने की जो भी मशक्कत है वो लगातार जारी है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में फिलहाल जो डीएनए सैंपलिंग की कार्यवाही करने की बात की जा रही है उसमें सबसे बड़ी एक अहम खबर यह है कि 5 जितने जो शव हैं वो उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। ये 5 वो शव हैं जो कि मैस और जो बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 शव सौंपे गए हैं, क्योंकि डीएनए की जांच चल रही है। 1000 के करीब डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। कल अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। दिव्येश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले जरा एक बार मैं आपको दिखा दूं कि क्रैश साइट पर यहाँ पर क्या हो रहा है। आप लगातार यहाँ पर काफी सारी मूवमेंट देख सकते हैं और इस मूवमेंट को अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि लगातार यहाँ पर मलबा निकालने का काम चल रहा है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यूएस का, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए भारत का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर यानी बोइंग, और उसके साथ साथ एयर इंडिया भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या चीजें वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन चल रहा है की कोशिश चल रही है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, विटनेस स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। फिजिकल एविडेंस भी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ अलग अलग जानकारी का एनालिसिस किया जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या बातचीत हुई थी। उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो जानकारी दी गई थी, उनको जो मामला बताया गया था, जो कॉल दिया गया था, उस कॉल में इस मामले में क्या जानकारी निकल कर आई है। दिव्येश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसमें अहम कड़ी बनती है दिव्येश, जो अकेला सर्वाइवर इस पूरे मामले का विश्वास, जहां पर इस वक्त आप मौजूद है, थोड़ी देर पहले उनको वहां से शिफ्ट किया गया और उससे पहले जब मीडिया ने उनसे बात की उन्होंने कहा कि जमीन से बिल्कुल करीब ये फ्लाइट थी, उड़ते ही 30 से 40 सेकंड में क्या हो गया ये पता नहीं चल पाया। इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आएगा,
क्या चीज ढूंढने की कोशिश चल रही है और उसके साथ साथ जो अकेले सर्वाइवर इस वक्त जिनसे आप रूबरू हुए थे उसके बारे में जानकारी दे दिव्य सिंह। जी साहिल, आपको बताना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन की कड़ी है, इसमें जिनकी एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बॉडी है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और इसके अलावा मल्टीपल एजेंसी से मदद ली जाएगी, जैसे कि पुलिस से भी मदद ली जाएगी और एटीसी जो यहाँ की एटीसी से मदद ली जाएगी, एयरलाइंस से भी संपर्क किया जाएगा। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बोइंग के ऑफिशियल्स से भी संपर्क किया जाएगा, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्योंकि ये फॉल्ट अगर मशीनी फॉल्ट है, अभी तक तो पता नहीं किस फॉल्ट की वजह से हुआ है, अगर मशीनी फॉल्ट तो उसके लिए बोइंग जिम्मेदार, तो उनको भी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा हूँ। तो ये रहा इन्वेस्टिगेशन का पहलू। दूसरी बात तो सर्वाइवर यानी कि विश्वास कुमार एक बहुत अहम कड़ी है इस पूरे मामले में। टेक्निकल बातें अगर हम छोड़ दें, जो हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दें, जो भी डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर से मिलेगा या ब्लैक बॉक्स से मिलेगा, इसे हम छोड़ दें, तो जो आंखों देखी है, जो बात उसके सामने और घटित इसीलिए हुई, दिव्य सिंह जो ये एजेंसीज है वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगी क्योंकि विटनेस स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर काफी जरूरी होते हैं। 1.25 लाख लीटर ईंधन उस वक्त इस एयरक्राफ्ट में था क्योंकि जस्ट टेक ऑफ इस ड्रीम लाइनर का हुआ था। एक महाकाय जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है बोइंग की तरफ से उसको उड़ाने के लिए 1.25 लाख लीटर इंजन उसमें था और इसीलिए जब विमान गिरा तब आंख का गोला बन चुका था। ज्यादातर लोग हमने देखा यहां पर पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है और ऐसे में अब डीएनए सैंपल्स के जरिए इनकी पहचान शिनाख्त कराने की कोशिश की जाएगी। जब डीएनए की रिपोर्ट्स वहां पर ली जा रही है, श्वेता सिंह हमारी संवाददाता वहां पर थी, उन्होंने इस पूरे मामले का जायजा लिया है। जरा एक बार उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है, वो विज्ञान के जरिए पता चल पाए। और जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को, अपनों को गंवा दिया है इस हादसे में, उन सब के लिए भी एक ऐसा समय हो पाए कि वो समझ सकें कि उनका हिस्सा उन्हें मिला है जिसकी वो अंतिम संस्कार कर पाए। ये सभी परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वो बेहद दुखी और केवल यहाँ पर इस आस में कि कुछ पता चल जाए, विमान में कोई सवार, कोई उस जगह का बाशिंदा जहाँ पर आकर ये विमान गिरा था और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था। कल भी रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि कई जगह से उन्हें शरीर के अंग केवल मिल रहे थे, जिसे समेट कर वो यहाँ इस अस्पताल में भेज रहे थे। एक हिस्से में जो मॉर्चरी है उधर रखे गए हैं वो बॉडीज जो वहां से निकाले गए हैं, और दूसरी तरफ वो जगह अस्पताल का जहां पर जो इंजर्ड हैं, इसमें जो घायल हैं, उन सब का इलाज चल रहा है। यहाँ एफएसएल की टीमें पहुंचकर और लगातार वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। दिन रात ये पूरी कार्रवाई चल रही है क्योंकि ये पूरा एहसास है यहाँ पर सबको कि कितना आवश्यक होता है। एक तो परिजन चले गए हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि उनका जो शरीर है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो सौंपा जाए जल्द से जल्द, इसीलिए निर्बाध निरंतर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है।